Our today's topic is liberalization and reforms under liberalization. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है लिबरल होना। लिबरल का मतलब किसी को फ्रीडम दे देना। तो यहाँ पर फ्रीडम कौन दे रहा है? यहाँ पर फ्रीडम पूरी इकोनॉमी को मिल रही है और गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू विड्रॉइंग ऑल द कंट्रोल and restrictions imposed on the economy by the government. That means गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस अपनी इकोनॉमी में जिन जिन सेक्टर्स पे लगाई हुई है, गवर्नमेंट उन सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देगी। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन उन सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से भी आ सकता है कि व्हाट वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1991 में। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारे रिफॉर्म्स हैं ये सब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 1991 में। तो सबसे पहले हमारे सामने है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं। बिफोर 1991 हमारे इंडिया में लाइसेंसिंग जो थी वो कंपलसरी थी। दैट मीन्स कोई भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, कोई भी कहीं भी एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उनको पहले लाइसेंसिंग लेना होता था। ये आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि अब लाइसेंसिंग नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन है। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक सेक्टर्स को छोड़ के, वो सेक्टर कौन कौन से हैं? जो कि डेंजरस प्रोडक्ट्स बनाते हैं या हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक एल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया। इनके अलावा बाकी ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स पर से, सभी इंटरप्राइजेस, सभी बिजनेस पर से गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया है। इवन अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहती है, न्यू ब्रांच सेटअप करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, तो किसी भी चीज़ के लिए उनको लाइसेंसिंग की नीड नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। पहले हमारी इकोनॉमी में एसएसआई के लिए कुछ सेक्टर्स रिजर्व थे। दैट मीन्स कि उस एरिया में सिर्फ एसएसआई ही सेटअप की जा सकती हैं। बट आफ्टर 1991 सभी एरियाज़ को डी रिजर्व कर दिया गया। जो एसएसआई के एरियाज़ थे उनको डी रिजर्व कर दिया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई भी अपनी इंडस्ट्री सेट कर सकता है। इवन दैट एरिया वाज ओपन फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। एक्चुअली पहले क्या था, हमारी इकोनॉमी में हमारी कंट्री को जब बाहर से कोई भी गुड्स परचेज करनी होती थी तो उसकी लिमिट थी 1 करोड़ तक की लिमिट थी, विच इज़ नॉट मैंशनड हेयर। तो अब वो लिमिट जो है वो रिमूव कर दी गई है। आप बाहर से कितने तक की भी मशीनरी मंगवा सकते हैं, मशीन टूल्स सब मंगवा सकते हैं बाहर से। लास्ट पॉइंट है हमारा विड्रॉल ऑफ प्राइस रिस्ट्रिक्शंस। इसका मीनिंग ये है कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो कम्प्लीटली अब किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। पहले हमारी इकोनॉमी में कुछ गुड्स के जो प्राइजेस थे, नेसेसरी गुड्स के प्राइजेस, ये गवर्नमेंट सेट करती थी। अब हमारी इकोनॉमी फ्री प्ले है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर है। जो प्रोड्यूसर हैं वो अपनी प्रोडक्ट का प्राइस खुद सेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सेक्टर। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लिबरलाइजेशन से फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए और फाइनेंशियल सेक्टर को किन किन रिस्ट्रिक्शन से रिमूव किया गया, किन किन रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया फाइनेंशियल सेक्टर में। तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात आपको अपने माइंड में सेट करना है, जहाँ भी फाइनेंशियल वर्ड आए, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस और फाइनेंस मतलब पैसा। पैसा किसके पास होता है? आरबीआई के पास। तो अंडरस्टूड है कि फाइनेंशियल जो है दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई। फर्स्ट थिंग अपने माइंड में आपको जो सेट करनी है। पहले आरबीआई का रोल क्या था हमारी इकोनॉमी में? पहले आरबीआई एक रेगुलेटर था। रेगुलेटर का मीनिंग होता है जो हर चीज़ को रेगुलेट करता है कि क्या करना है, कितना क्या करना है, कैसे करना है। अब आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए रेगुलेटर नहीं है, फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर का मतलब है सिर्फ फैसिलिटीज़ देता है, उनको बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं करता, उनको उनके डिसीजन मेकिंग के लिए फ्री किया हुआ है। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। बिफोर 1991 क्या था कि कमर्शियल बैंक, जैसे कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में कहीं ना कहीं तो होगा आपके पेरेंट्स का,
तो जहाँ पर भी आपके अकाउंट हैं 1991 से पहले कमर्शियल बैंक्स जो है आरबीआई से मतलब परमिशन लेते थे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट किया जाए, बट आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को फ्री कर दिया कि आप पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग करो। अब उसमें आरबीआई का कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो दे रहे हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो ले रहे हैं, इस चीज़ से आरबीआई का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसे बोलते हैं फैसिलिटेटर, जबकि पहले वो रेगुलेटर था, हर चीज़ को रेगुलेट करता था। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, परमिशन वॉज गिवन टू स्टार्ट प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो भी स्टार्ट होने लग गए थे, पहले गवर्नमेंट बैंक थे सिर्फ। अब एफडीआई को भी परमिशन मिल गई थी हमारे इंडिया में बैंकिंग्स की। जैसे कि आपको पता ही है कि सिटी बैंक एक फॉरेन बैंक है, तो आफ्टर 1991 हमारी कंट्री में जो है फॉरेन बैंक्स भी आए हैं, आप देख रहे हैं। बैंक्स आर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। अब बैंक अपनी ब्रांचेस सेटअप कर सकते हैं इजीली, उनको आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। Foreign institutional investors such as merchant bankers, mutual funds and pension funds are allowed to invest in India. अब ये सब जो है, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स का नाम, मर्चेंट बैंकर्स का नाम, इन सब को भी परमिशन दे दी गई है कि वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स थे। मेन आपको जो हाईलाइट करना है वो ये है कि आरबीआई अब क्या है, एक फैसिलिटेटर है, पहले वो रेगुलेटर था। नाउ द नेक्स्ट वन इज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स को आप लोग फिस्कल रिफॉर्म भी कह सकते हो, ये टैक्स रिफॉर्म का दूसरा नाम है। ओके, तो फिस्कल रिफॉर्म एंड टैक्स रिफॉर्म्स बोथ आर सेम। टैक्स रिफॉर्म्स के अंडर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे, ध्यान से सुनेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये आपको पहले खुद से ही लिखना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू टाइप के टैक्सेस होते हैं। तो 1991 के बाद पहला काम ये किया गया कि इनकम टैक्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। इनकम टैक्स रिड्यूस होने की वजह से लोग ना टैक्स की चोरी कम करने लग गए, वो सिंपली टैक्स पे करने लग गए। सेकेंड, कॉरपोरेट टैक्स को भी रिड्यूस किया गया जिससे कि इन्वेस्टमेंट इनकरेज हुई। नेक्स्ट, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, ये आप सभी जानते हैं जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। और टैक्स पे करने का जो प्रोसीजर है वो सिंपल किया गया। एक्चुअली पहले टैक्स पे करना ना बहुत डिफ़िकल्ट था, लॉन्ग लॉन्ग क्यूज़ में लगना पड़ता था, बट आज के टाइम में जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल हो चुका है। ऑनलाइन पेमेंट हो गई है, डिडक्शन डायरेक्ट हो गई है। तो इसलिए ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, टैक्स पेइंग सिंपल हो गया है, ये टैक्स रिफॉर्म्स हैं आपके। आई होप आपको टैक्स रिफॉर्म्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद जो हमारे रिफॉर्म्स हैं, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का मीनिंग फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है। इसमें रुपी को डीवैल्यूड किया गया था। डीवैल्यूड का मीनिंग होता है रुपी की वैल्यू को गिराना। अब आप सोचोगे कि कोई कंट्री अपनी ही वैल्यू क्यों गिराएगी। एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू तब गिराती है जब वो एक्सपोर्ट को इनक्रेज करना चाहती है और इंपोर्ट को डिस्करेज। क्योंकि जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो हमें एक्सपोर्ट जो है हमारे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि फॉरेनर्स को पहले के कंपैरेटिवली कम पे करना पड़ रहा है, जिससे कि वो ज़्यादा परचेज़ करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और हमको पहले के कंपैरेटिवली ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इसलिए हम अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर देंगे। इसके अलावा हमारे इंडिया में आपको पता ही है पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। अब वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ना हो के फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। फ्लैक्सिबल का मीनिंग होता है जिसमें कि करेंसी का जो भी रेट होता है, लाइक डॉलर है तो डॉलर का जो भी रेट सेट हो रहा है 70, 74 कुछ भी है चाहे, तो ये डॉलर का जो रेट है ये ऑटोमेटिक सेट होता है। ये डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर बेस्ड होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डॉलर का प्राइस कैसे सेट हुआ, तो ये ऑटोमेटिक हुआ। अगर आप डॉलर की डिमांड इंक्रीज करोगे तो उसका प्राइस इंक्रीज होना ही होना है। नेक्स्ट है हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये बहुत ही सिंपल है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया। दैट मीन्स अगर बाहर से आपको कुछ मंगवाना है तो लाइसेंस की नीड नहीं है, बस कंडीशन इज दैट कि वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए और डेंजरस नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोटा जो था उसको भी अबॉलिश कर दिया। मतलब कोटा मीन्स एक लिमिट होती है कि आप इससे ऊपर का माल नहीं मंगवा सकते, तो अब वो लिमिट जो है वो हटा दी, आप कितने की भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। लास्ट वन इज कस्टम ड्यूटीज़।
को रिड्यूस किया गया और एक्सपोर्ट ड्यूटी को तो हटा ही दिया। अब जब कस्टम ड्यूटी कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी, तो ऑब्वियस है ट्रेड आपका हमारी कंट्री का इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये हमारे लास्ट थे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आई होप सो आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे टोटल जो आज हमने किए हैं ये हमारे थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, कि इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी।